हेलो एवरीवन, वेलकम टू योर ओन इंस्टीट्यूट कॉमर्स पाठशाला। मैं आपका दोस्त, आपका भाई, आपका मेंटोर सीए शुभम सेठी। तो हम लोग बेटा एक चैप्टर कर रहे थे 11th अकाउंट्स के अंदर, जिसका नाम है बेसिक अकाउंटिंग टर्म्स। तो हमने लास्ट क्लास में 16 अपनी टर्म्स पढ़ ली थी। आज हम लोग 17 से स्टार्ट करेंगे। तो 17 नंबर है स्टॉक, इन्वेंट्री, गुड्स और मर्केंडाइज। देखिए प्रैक्टिकली जो होता है इनको सिनोनिमली यूज किया जाता है, स्टॉक, इन्वेंट्री, गुड्स और मर्केंडाइज। समझने की कोशिश करिए। तीन तरीके से आपके इन्वेंट्री होती है, या फिर गुड्स होते हैं, या स्टॉक होता है, या मर्केंडाइज होता है। एक होता है बेटा रॉ मटेरियल, एक होता है वर्क इन प्रोग्रेस, और एक होता है फिनिश गुड्स। जैसे मान लीजिए कि अगर हम लोग फर्नीचर की शॉप है, तो वुडन फर्नीचर बना रहे हैं। तो मान लीजिए हमें सोफा बनाना है। तो सोफा बनाने के लिए, वुडन सोफा बनाने के लिए सबसे पहले क्या चाहिए होती है? वुड। वुड आपकी हो गई रॉ मटेरियल। उसके बाद जब वो सोफा बनकर तैयार हो जाएगा, रेडी फॉर सेल होगा, कि आपने शोरूम में लगा दिया, अब जिसको खरीदना है वो आके अपना खरीद सकता है, उसे बोलते हैं फिनिश गुड्स। और अगर अभी ना तो वो रॉ मटेरियल है और ना वो बनकर बिल्कुल तैयार हुआ है, अभी बीच की प्रोसेस में, इंटरमीडिएट प्रोसेस में है, कहने का मतलब अभी उसकी रबिंग बाकी है, अभी उसकी पॉलिशिंग बाकी है, अभी कहीं ना कहीं फिनिशिंग टच बाकी है, तो उसे बोलते हैं बेटा वर्क इन प्रोग्रेस। तो यहाँ पर देखते हैं क्या है क्या नहीं। कह रहे टैंजिबल एसेट होती है, क्योंकि ऑब्वियसली स्टॉक को आप देख भी सकते हो, छू भी सकते हो, महसूस भी कर सकते हो। लेकिन किस पर्पज के लिए होता है? फॉर द पर्पज ऑफ सेल इन ऑर्डिनरी कोर्स ऑफ बिजनेस। रॉ मटेरियल क्या होता है आपका? जैसे अगर आपको शर्ट बनानी है तो क्लोथ आपका रॉ मटेरियल है। अगर आपको बुक बनानी है तो पेपर आपका रॉ मटेरियल है। अगर आपको चीनी बनानी है, शुगर बनानी है, तो शुगर केन आपका रॉ मटेरियल है। वर्क इन प्रोग्रेस क्या होता है? वर्क इन प्रोग्रेस होता है इंटरमीडिएट प्रोसेस में जब है। अभी इनकम्प्लीट है, तो ये इनकम्प्लीट है। फिनिश गुड मतलब रेडी फॉर सेल। तो ऑब्वियसली अगर हम बात करते हैं आइसक्रीम बनाने के लिए, अगर मिल्क आइसक्रीम बनाने के लिए सबसे पहले क्या चाहिए होता है? मिल्क चाहिए होता है। तो मिल्क क्या हो गया? रॉ मटेरियल। मिल्क क्या हो गया इसमें आपका? मिल्क हो गया जी इसके अंदर आपका रॉ मटेरियल। जब वो बनकर आइसक्रीम तैयार हो जाएगी तो उसे बोलेंगे फिनिश गुड्स। और अगर अभी बेसिकली कुछ काम उसमें बाकी है तो बोलेंगे बेटा वर्क इन प्रोग्रेस। अगला आता है जी इसके अंदर आपके पास ट्रेड रिसीवेबल। देखिए अगर आप मार्केट में बिजनेस करते हैं, अगर आप गुड्स को उधार पे बेचते हैं, तो जिस पर्सन को बेचते हैं उसे क्या बोलते हैं? डेटर्स। अब मान लीजिए कि मैंने किसी व्यक्ति को उधार पे सामान बेचा, और उसने बोला कि पर मैं आपको पेमेंट जो है वो 3 महीने के बाद दूंगा। तो मैं या तो उसको बोलता हूँ ओके ठीक है, आप मुझे 3 महीने के बाद पैसे दे देना, और अपनी बुक में रिकॉर्ड कर देता हूँ बाय द नेम ऑफ डेटर। एक्सक्यूज मी। या फिर क्या होता है, या फिर क्या होता है, मैं उसके नाम पे एक बिल बना देता हूँ, और वो बिल को साइन करके मुझे लौटा देता है, और वो बिल के अगेंस्ट फ्यूचर में मुझे पैसे मिलते हैं। तो उसे क्या बोलते हैं? बिल्स रिसीवेबल। ये एक बिल ऑफ एक्सचेंज होता है। बिल ऑफ एक्सचेंज मतलब कि मैंने पैसे लेने थे तो मैंने सामने वाले के नाम पे बिल बना के दिया, सामने वाले ने उस बिल पे साइन करके मुझे लौटा दिया। तो वो पैसा मुझे स्पेसिफाइड डेट पे 2 महीने, 3 महीने, 1 महीना उस बिल पे मेंशन होगा, वो मिल जाएगा। तो अगर मैं एक्स्ट्रा सिक्योरिटी लेकर चलता हूँ तो मैं उसके नाम पे बिल भी बना देता हूँ। ये वो वाला बिल नहीं है जैसे आपने कोई सामान खरीदा तो उसका बिल। ये वो वाला बिल है जो कहीं ना कहीं आपको एक एक्स्ट्रा श्योरिटी, एक एक्स्ट्रा सिक्योरिटी प्रोवाइड करता है पैसे रिसीव करने के लिए। तो या तो आप अभी विश्वास करते हो पर्सन से, लगातार सेल परचेज करते रहते हो, तो उसको वैसे ही आप उधार दे देते हो। नहीं तो आप उसके नाम पे बिल बनाकर उसको साइन करवा के उससे उधार उसको देते हो। जब इन दोनों कैटेगरी को प्लस कर देते हैं तो क्या बन जाता है बेटा? ट्रेड रिसेवेबल्स। नए नए कस्टमर को, जिन पे ज़्यादा अभी ट्रस्ट नहीं है, नहीं बना, तो उनके नाम पे हम एक्स्ट्रा सिक्योरिटी के लिए बिल रिसीवेबल बना देते हैं। नहीं तो अगर कोई पुराना कस्टमर वगैरह है तो वो डेटर के नाम से बुक में रिकॉर्ड हो जाता है, उसके नाम पे बिल नहीं बनाते। आगे वो क्या बोल रहा है? ये बिल वो वाला नहीं है, मैं फिर बता रहा हूँ, जो आपने सामान खरीदा उसका बिल। ये बेसिकली क्या है आपका? ये आपका है जी एक्स्ट्रा सिक्योरिटी या श्योरिटी के लिए बनाया गया एक इंस्ट्रूमेंट, जो सामने वाला साइन करके आपको कमिटमेंट करता है कि आपको समय पर पैसे दे देगा। अगला आइटम आता है बेटा कॉस्ट। कॉस्ट का मतलब ये होता है पर यूनिट का मेरा खर्चा कितना हो रहा है। मान लीजिए कि मैंने देखा कि पूरे साल में फैक्ट्री, ऑफिस, शोरूम मिलाकर मेरा खर्चा हो रहा था, मान के चलिए पूरे साल में, मान के चलते हैं 20 लाख रुपए। और मैंने क्या किया, मैं अपने यहाँ पर जो गुड्स बनाता हूँ, मान लीजिए कि मैं ये एक तरीके से जो ग्लास के ऊपर कवर करने के लिए प्लेट रखी जाती है वो बनाता हूँ, प्लास्टिक की। तो वो मेरे पास टोटल बनी 1 लाख। 1 लाख यूनिट प्रोड्यूस करी,
और पूरे साल में मैंने खर्चा कितना किया 20 लाख, तो मुझे एक प्लेट कितने की पड़ गई सर? एक प्लेट पड़ गई आपको 20 रुपीज़ की। तो ये क्या हो गया जी आपका कॉस्ट। कॉस्ट का मतलब होता है पर यूनिट का हमें प्रोडक्ट की कॉस्ट कितनी पड़ रही है। तो जितना भी टोटल खर्चा होता है उसको न्यूमरेटर में लिख दो, और जितनी यूनिट्स आपने पूरे साल में प्रोड्यूस करी उसको डिनोमिनेटर में। तो पर यूनिट का आपका कॉस्ट आ जाएगा, वही आपका कॉस्ट का मतलब है। कह रहा है अमाउंट ऑफ एक्सपेंडिचर फॉर अ स्पेसिफाइड आर्टिकल, प्रोडक्ट और एक्टिविटी। बुक्स ऑफ अकाउंट्स क्या होती है बेटा? जो अकाउंट्स मतलब ट्रांजेक्शन को बुक्स में रिकॉर्ड करते वक्त जो भी मैं अपनी बुक्स को बनाता हूँ उन्हें बोलते हैं बेटा जी बुक्स ऑफ अकाउंट। जैसे जर्नल बनानी पड़ती है, लेजर बनानी पड़ती है, ट्रायल बैलेंस बनाना पड़ता है, कैश बुक होती है, सब्सिडरी बुक होती है, ट्रेडिंग अकाउंट होता है, प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट होता है, बैलेंस शीट होती है। ये सब जितना भी इस प्रोसेस इस प्रक्रिया के अंदर मैं रिकॉर्ड मेंटेन करता हूँ उन्हें क्या बोलते हैं बेटा जी? बुक्स ऑफ अकाउंट्स। चले बच्चों आगे बढ़ते हैं। आगे कहते हैं ट्रेड पेबल्स। बेटा ये ट्रेड रिसीवेबल्स का जस्ट उल्टा है। जैसे मैंने जिसको सामान बेचा था तो या तो मैंने उसको बोला कि भाई पैसे कब दोगे, उसने बोला 3 महीने के बाद दूंगा, तो मेरी बुक्स में वो किस नाम से रिकॉर्ड हो गया? डेटर। अगर मुझे उस पर अभी इतना ट्रस्ट नहीं है तो मैं उसके नाम पे एक बिल भी बना देता हूँ और वो क्या हो जाता है? बिल्स रिसीवेबल। तो ये तो मेरी पोजीशन थी। अब सामने वाले की सिचुएशन क्या है? अगर उसने उधार पे सामान खरीदा, उधार पे सामान खरीदा तो मैं उसके लिए क्या हो गया? क्रेडिटर। और अगर मैंने बिल बनाया था उसके नाम पे तो जो बिल मेरे लिए बिल्स रिसीवेबल था, बेचने वाले व्यक्ति के लिए वो बिल रिसीवेबल था, तो खरीदने वाले व्यक्ति के लिए क्या हो जाता है? वो बिल्स पेवेबल। तो बिल्स पेएबल एक लाइबिलिटी होती है और बिल्स रिसीवेबल एक एसेट होता है। क्योंकि जो बिल बनाया गया, मैंने बिल बनाया, मैंने पैसे लेने थे। मतलब शुरू से शुरू करते हैं, मैंने सामान बेचा, सामने वाला बोल रहा है कि सर मैं आपको 3 महीने के बाद पैसे दूंगा। मैंने कहा मैं आपके नाम पे एक बिल बना के दे रहा हूँ, आप उसको साइन करके मुझे लौटा देना। तो वो बिल मेरे लिए तो एसेट है, तो मेरी बुक्स में क्या नाम से रिकॉर्ड होगा? बिल्स रिसीवेबल। बट जिसने गुड्स को खरीदा है, जिसने पैसे देने हैं, उसके लिए तो लाइबिलिटी है, तो उसकी बुक्स में क्या नाम से रिकॉर्ड होगा? बिल्स पेवेबल। और जब आप क्रेडिटर और बिल्स पेबल दोनों को ऐड कर दोगे तो क्या बन जाएगा बच्चों? ट्रेड पेबल्स। आगे बढ़ते हैं बच्चों। अगला आपके पास आता है डेबिट और क्रेडिट। देखिए अकाउंटेंसी का, जैसे अगर आपकी 11th अकाउंट्स की बुक है तो बुक का नाम है बच्चों डबल एंट्री बुक कीपिंग। तो बिजनेस में जितनी भी ट्रांजेक्शन या लेन देन होती हैं उनके हमेशा दो एस्पेक्ट होते हैं, एक डेबिट और एक क्रेडिट। इसका एक खुद का चैप्टर भी है, रूल्स ऑफ डेबिट एंड क्रेडिट, जब कराएंगे तो बताएंगे। जैसे अगर आप एक अकाउंट बनाते हो, ये टी शेप की फॉर्म में बनता है, लेफ्ट हैंड साइड होती है डेबिट और राइट हैंड साइड होती है क्रेडिट। इसके बारे में डिटेल तो हम लोग चैप्टर नंबर 6 में पढ़ेंगे। हाँ इतना समझ सकते हो आप लोग, जैसे कई बार हम लोग बैंक में पैसे जमा करवाते हैं, डिपॉजिट कराते हैं, तो बैंक की तरफ से मैसेज आता है योर अकाउंट हैज बीन क्रेडिटेड विद दिस और दैट अमाउंट। और अगर हम लोग वहां से बैंक में से पैसे निकालते हैं तो मैसेज आता है योर अकाउंट हैज बीन डेबिटेड विद दिस और दैट अमाउंट, है ना। अब ये क्या रूल होता है, क्या फंडामेंटल होता है, अभी समझने के लिए आपके लिए ये काफी है कि हम जब भी कोई अकाउंट बनाते हैं, अकाउंट का याद है आपको लास्ट क्लास में कराया था, समराइज्ड रिकॉर्ड ऑफ ट्रांजेक्शंस रिलेटिंग टू पर्टिकुलर हेड एट वन प्लेस इज कॉल्ड अकाउंट। तो कोई भी अकाउंट जो होता है वो टी शेप होता है, उसकी लेफ्ट हैंड साइड क्या होती है? डेबिट। डीआर की फुल फॉर्म होती है डेबिट रिकॉर्ड्स, और राइट हैंड साइड होती है क्रेडिट, और सीआर की फुल फॉर्म होती है बेटा जी क्रेडिट रिकॉर्ड्स। तो दो एस्पेक्ट्स होते हैं, डेबिट और क्रेडिट। अगला आता है बच्चों डिस्काउंट। डिस्काउंट का मतलब होता है एक तरीके से रिडक्शन इन द प्राइसेस। जब आप सामान को बेचते हैं तो सामने वाला अगर आपसे बल्क में ज्यादा क्वांटिटी खरीदता है तो आप जो डिस्काउंट देते हैं उसे बोलते हैं ट्रेड डिस्काउंट। और सामने वाला अगर टाइमली पेमेंट कर देता है या फिर अपना ऑन द स्पॉट पेमेंट कर देता है तो उसे बोलते हैं आप लोग, जो डिस्काउंट मिलता है उस टाइम पे, कैश डिस्काउंट। अब इसका नाम जरूर कैश डिस्काउंट है, लेकिन जरूरी नहीं है कि सामने वाला पैसा कैश में दे रहा है। अब वो कैश से भी दे सकता है, चेक से भी दे सकता है, डिमांड ड्राफ्ट से भी दे सकता है, डेबिट कार्ड से भी दे सकता है, क्रेडिट कार्ड से भी दे सकता है। बट इंपॉर्टेंट क्या है यहाँ पर? इंपॉर्टेंट ये नहीं है कि कैश से दे रहा है, इंपॉर्टेंट ये है कि वो पेमेंट या तो ऑन द स्पॉट दे रहा है या सामने वाले के बताए गए समय के अंदर अंदर पैसे दे रहा है। तो तब कौन सा डिस्काउंट मिलता है बच्चों? कैश डिस्काउंट। तो जो ज्यादा क्वांटिटी खरीदने पे डिस्काउंट मिले उसे बोलते हैं ट्रेड डिस्काउंट। जो ऑन द स्पॉट या जल्दी पेमेंट करने की वजह से डिस्काउंट मिले उसे बोलते हैं बेटा जी कैश डिस्काउंट। प्रोप्राइटर कौन होता है भाई? बिजनेस का ऑनर, जो बिजनेस में सारे के सारे रिस्क बेयर करता है। 11th क्लास में आप लोग पढ़ते हो सोल प्रोप्राइटरशिप, इंडिविजुअल ऑनर, तो उसमें ऑनर को बोलते हैं प्रोप्राइटर। उसके बाद आप लोग 12th क्लास में पार्टनरशिप पढ़ोगे, पार्टनरशिप में बेटा ऑनर को बोलते हैं पार्टनर्स, और कंपनी के अंदर ऑनर्स को बोला जाता है शेयर होल्डर्स या फिर मेंबर्स। अगली टर्म आती है बेटा डेप्रिसिएशन। जब भी आपके टैंजिबल फिक्स एसेट के अंदर
कोई वैल्यू में रिडक्शन आती है टैंजिबल फिक्स एसेट समझते हैं आप? पहली बात तो फिक्स एसेट क्या होता है? सर फिक्स एसेट होता है जो कहीं ना कहीं हमारे बिजनेस में लंबे समय तक हम लोगों को बेनिफिट जो है वो प्रोवाइड करने वाला है। तो बिजनेस में अगर आपको लंबे समय के लिए बेनिफिट प्रोवाइड करेगा तो वो होते हैं फिक्स एसेट। और टैंजिबल कौन से होते हैं भाई? टैंजिबल होते हैं जिनको आप देख सकते हो, छू सकते हो और जिनको आप लोग महसूस कर सकते हो। जैसे आपके लैंड हो गया, बिल्डिंग हो गया, मशीनरी हो गया, फर्नीचर हो गया, ये सब क्या हो जाते हैं आपके टैंजिबल फिक्स एसेट। एक सेकंड, कोई डिस्टर्बेंस आ रही है क्या? ठीक है जी डन है। तो जब भी आपके टैंजिबल फिक्स एसेट की वैल्यू में रिडक्शन आती है तो उसे हम लोग डेप्रिसिएशन बोलते हैं। अब रिडक्शन कैसे आ सकती है? टाइम की वजह से, यूज की वजह से, ये ऑब्सोलेंस है, चेंज इन टेक्नोलॉजी की वजह से, एक्सीडेंट या डैमेज की वजह से, तो उसे हम लोग क्या बोलते हैं बेटा? डेप्रिसिएशन। हालांकि एक ऐसी एसेट होती है जिसपे डेप्रिसिएशन नहीं लगता, उसका नाम है लैंड। और डेप्रिसिएशन के ऊपर अकाउंटिंग स्टैंडर्ड लगता है आपका अकाउंटिंग स्टैंडर्ड 6। सर ये अकाउंटिंग स्टैंडर्ड क्या होता है बेटा? चैप्टर नंबर 3 में पढ़ाऊंगा, अकाउंटिंग प्रिंसिपल्स वाले चैप्टर में। अभी हल्का हल्का बता देता हूँ। जब भी हमें कोई रूल्स एंड रेगुलेशन फॉलो करने होते हैं रिकॉर्ड मेंटेन करते वक्त, तो वो एक पर्टिकुलर जगह पे लिखे होते हैं, उन्हें बोलते हैं आप लोग अकाउंटिंग स्टैंडर्ड। सर बनाता कौन है बेटा? बनाता है इंडिया की अकाउंटिंग बॉडी जिसका नाम है इंस्टीट्यूट ऑफ चार्टर्ड अकाउंटेंट ऑफ इंडिया, सेंट्रल गवर्नमेंट इन कंसल्टेशन विद इंस्टीट्यूट ऑफ चार्टर्ड अकाउंटेंट्स ऑफ इंडिया। बैड डेट क्या होते हैं? अगर आपने किसी को उधार पे सामान बेचा और सामने वाला बैंकरप्ट हो गया, इंसॉल्वेंट हो गया, या अब वो पैसा पे करने की स्थिति में नहीं है, तो वो पैसा जब डूब जाता है बेटा, उसे बोलते हैं बैड डेट। कॉस्ट ऑफ गुड्स सोल्ड क्या होता है? एक तरीके से इसको आप फैक्ट्री की कॉस्ट बोल सकते हैं, या आप लोग डायरेक्ट कॉस्ट बोल सकते हैं, कि गुड्स को बेचने के लिए जो आपकी डायरेक्ट कॉस्ट लगी, मतलब फैक्ट्री की कॉस्ट लगी, उसे बोलते हैं कॉस्ट ऑफ गुड्स सोल्ड। एक पर्सन जिसके बिजनेस में एसेट्स लाइबिलिटीज से ज्यादा या उसके बराबर हैं तो उसे बोलते हैं सॉल्वेंट। एक ऐसा पर्सन जिसकी लाइबिलिटीज जो है वो एसेट से ज्यादा है तो उसे बोलते हैं इंसॉल्वेंट। इंसॉल्वेंट मतलब बैंकरप्ट, जो पैसा पे करने की स्थिति में नहीं है। जो लाइबिलिटी अपनी पे ऑफ करने की सिचुएशन में है उसे बेटा सॉल्वेंट कहते हैं। और जो सिचुएशन में नहीं है कि अपने लाइबिलिटी को उतार सके तो उसे बोलते हैं आप लोग क्या? इनसॉल्वेंट। एंट्री का मतलब क्या होता है? कोई भी ट्रांजैक्शन या कोई भी चीज जब आप बुक्स ऑफ अकाउंट्स में रिकॉर्ड करते हैं तो बोलते हैं एंट्री कर दी। जैसे हमने बोला कि गुड्स परचेज करे कैश में, तो जब आपने उसको बुक्स ऑफ अकाउंट्स पे रिकॉर्ड किया तो टेक्निकली उसे बोलते हैं कि हमने उसकी एंट्री कर दी। तो अ ट्रांजैक्शन और इवेंट व्हेन रिकॉर्डेड इन द बुक्स ऑफ अकाउंट इज नोन एज एंट्री। उम्मीद करता हूँ कि आपको ये वाला टॉपिक समझ में आ गया होगा और हमने एक एक चीज को अच्छे तरीके से एक्सप्लेन किया। थैंक यू सो मच। जय श्री राम। कीप लविंग, कीप शेयरिंग एंड कीप कमेंटिंग ऑल्सो ऑन द वीडियोज। थैंक यू सो मच गाइस।